ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को शो और हाइड करने का काम करता है यूजर की डिमांड के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग कोई कंटेंट लिख देते हैं और इस तरीके से एक एरो बना हुआ आ जाता है। ठीक है, फिर इस एरो पे, ये एरो है, फिर इस एरो पे यूजर जैसे क्लिक करता है तो ये एरो का पोजीशन चेंज होकर ये से नीचे की तरफ हो जाता है और कंटेंट जो भी होता है वो और एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, वापस से जब ये यूजर इस एरो पे क्लिक करेगा तो ये वापस से चेंज हो जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, और सारी चीजें श्रिंक हो जाएंगी वापस। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है डिटेल्स एंड समरी टैग। नोटिस किया होगा कि बटन पे क्लिक करो और बटन सारा खुल जाता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन खुल जाती है, और अगर बटन पे वापस क्लिक करो तो सारी चीजें श्रिंक हो जाती है। तो देखा होगा आपने कभी ये सब। ठीक है, वो कंसेप्ट होता है आपका डिटेल्स एंड समरी टैग। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। तो क्लियर हुआ डिटेल्स एंड समरी? नो मैम, एक बार फिर से बता दीजिए। डिटेल्स एंड समरी में क्या होता है ना, हम कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, डिटेल्स एंड समरी टैग से क्या करते हैं, ये कभी देखा होगा आपने ऐसे भी कि ऐसे एरो बना हुआ है या प्लस का साइन बना होता है, कभी कभी ना प्लस का या माइनस का साइन बना होता है, या एरो ऐसे बना होता है, ऐसे ट्राइंगल सा। ठीक है, वो बना हुआ होता है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है, फिर उसके बाद हम इस कंटेंट पे क्लिक करें जब, तो ये मतलब इस एरो पे क्लिक करें, ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, और जितने भी कंटेंट लिखे हुए हैं तो सारे मतलब इसमें मतलब आपको सारा का सारा डेटा शो हो जाता है। ये कंसेप्ट होता है डिटेल्स एंड समरी टैग। तो डिटेल्स एंड समरी टैग से हम लोग डेटा हाइड कर सकते हैं और डेटा शो कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट लास्ट पेज पे जो किए थे, कि नेटबीन्स मैंने दिखा दिया, नेटबीन्स में करेंगे हम लोग क्वेश्चन। हमारे अपना टैग को क्या नाम दिया था? HTML डेमो 20। ठीक है, ये दिया था ना लास्ट क्लास में, उसी उसी में हम लोग कर देते हैं कोडिंग अपनी। ये लास्ट क्लास में किया था हमने, फील्ड सेट, लेजेंड और ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पर। फॉर्म बन गया था हमारा, फॉर्म के नीचे एक एचआर और डाल देती हूँ ताकि एक लाइन बन जाए। ठीक है, और एचआर नहीं भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर टैग्स दिखाना चाह रही हूँ मैं। चल रहा है, रन हो रहा है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ये दिखा देते हैं एक बार। ये जो दो टैग्स थे ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे, जिसमें एक ऑप्ट ग्रुप था और एक हम लोगों ने लेजेंड और लेजेंड और फील्ड सेट का कंसेप्ट किया था, जिसमें हम डाटा एंट्री कर सकते थे। ठीक है, इस तरीके से उसके नीचे एक लाइन डाल दी है मैंने। अब अभी वाला टैग करते हैं जिसमें डिटेल्स एंड समरी पे बात करेंगे।
ठीक है, तो लिखते कैसे है यहाँ पे, यहाँ लिख दिया आपने डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स एंड समरी एक साथ ही काम करते हैं, और इसके अंदर डाल दिया हमने समरी। ठीक है, समरी में हमने लिख दिया, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन या कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना है, कंप्यूटर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन, is an electron machine. They ठीक है, ऐसा कुछ हमने मैसेज लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग ना, एरो पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन मुझे शो हो जाएगी, फिर एरो पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगी। वो होता है आपका डिटेल्स एंड समरी। इसको रन करवाते हैं। दिख रहा है कंप्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना? अभी सिर्फ कंप्यूटर लिखा है, ये एरो पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए आ गई इन्फॉर्मेशन सारी। देखिए ध्यान से, इन्फॉर्मेशन आ गई जो हाइड हो रखी थी। मैंने उस एरो पे क्लिक किया, जो भी एरो बना हुआ था, ट्रायंगल सा बना हुआ था, मैंने उस पर क्लिक किया और सारी इन्फॉर्मेशन दिख गई वापस से। हमें ये दिखाई दिया, आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है? यस मैम, यस दिख मैम। रही है। तो इस तरीके से, और फिर वापस से क्लिक कर दूंगी, वापस से श्रिंक हो जाएगी। ये देखिए फिर से हाइड हो गई सारी की सारी, फिर क्लिक किया फिर सारी शो हो रही है। तो ये कंसेप्ट होता है भाई डिटेल्स एंड समरी टैग। ठीक है, ये क्रोम में चल जाएगा आपके, क्रोम में भी नए वर्जन पे चलता है, एक्सप्लोरर पे नहीं चलता है, ये पुराने वर्जन पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और मोजिला पे नहीं चलेगा ये। तो इस तरीके से ये डिटेल्स और समरी टैग इस तरीके से काम। ठीक है, नेक्स्ट टैग आते हैं। मैम एक बार कोडिंग दिखा दीजिए इसकी। ये रहा इसका कोडिंग, यहाँ से लेके आता है। बीच में कुछ भी आप लिख सकते हैं, समरी के बाद मैंने मतलब एक इंफॉर्मेशन लिख दी जो यूजर को दिखाई देगी, उसके क्लिक और हाइड कर दो। तो डिटेल्स लिखते हैं, फिर समरी लिखते हैं, डिटेल्स और समरी एक साथ ही काम करता है। ओके मैम। तो डिटेल्स और समरी, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फील्ड सेट और लेजेंड किया था, ये एक ही साथ काम करते हैं। मतलब लेजेंड आप अलग से नहीं लगा सकते, या समरी आप अलग से नहीं लगा सकते, तो ये एक ही साथ काम करते हैं ये। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है मार्क टैग। मार्क का मतलब है कि आपने कभी देखा होगा बहुत बड़ा कंटेंट कुछ लिखा हुआ है एक वेबसाइट पे, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, या आप वेबसाइट बना रहे हो और आप कुछ कंटेंट लिखना चाह रहे हैं पूरी वेबसाइट पे। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में लिख रहे हैं या किसी हॉस्पिटल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, उसका हिस्ट्री जोग्राफी, आप किसी चीज पे फोकस करवाना चाहते हैं यूजर को, तो हम क्या, जैसे कॉपी में हम काम या बुक में हम कुछ रीड कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास हाईलाइटर पेन होता है ना? तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको हम मतलब उस पर वो हाईलाइटर चला देते हैं एक तरीके से, है ना? तो नेक्स्ट टाइम कभी कभी हम बुक खोलेंगे या वो पेज खोलेंगे तो हमें हमारा पास वो नोटिस हो जाए। तो ये हाई मार्क टैग ना वही हाईलाइटर का काम करता है। आप कितना भी कंटेंट लिखिए और बीच में एक मार्क टैग लगा दीजिए। ठीक है, तो जहां आप मार्क टैग लगाएंगे वो कलर वो हाईलाइट होकर आएगा, उतना कंटेंट ना हाईलाइट होकर आएगा। ठीक है, इसलिए मार्क टैग यूज होता है। ठीक है, आ गया समझ में?
वो क्या कंटेंट कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर एक ऐसे ही मैसेज लिखना चाहती हूँ, वेलकम टू ऑल ऑफ, ऐसे मैंने, तो मैं ऑल को हाईलाइट करना चाहती हूँ, मैं ऑल वर्ड को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, हाँ मार्क लिख दिया और ऑल के बाद इस मार्क को कर, ठीक है। नोटिस कीजिए, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू में ऑल जो है वो येलो कलर में आ रहा है, मतलब उसका बैकग्राउंड येलो कलर में आ रहा है, तो वो हाईलाइटेड फॉर्म में आ रहा है। है ना, आउटपुट दिख रहा है? यस मैम। समझ में आया आउटपुट? मतलब मार्क का काम ये होता है कि किसी भी वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं, तो मार्क जिसको भी आपको हाईलाइट करना है आप उसको मार्क के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। देखिए काम कर जाएगा, ये कंप्यूटर वाला तो पहले से ही काम कर रहा था। उसके बाद हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू में ऑल जो है हाईलाइटेड फॉर्म में आ रहा है, पहले से ही आ रहा है, और फिर ऑल ऑफ यू इस तरीके से। ये इसका कोडिंग है। कोडिंग बहुत सिंपल है, मार्क टैग ही तो लगाना है, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, यस मैम। मार्क टैग हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक आर्टिकल टैग होता है, तो आर्टिकल वगैरह अगर आपको डालना है तो उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। कुछ कंटेंट लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने कंटेंट कंप्यूटर के बारे में मुझे आर्टिकल लिखना है, कोई इमेज वगैरह डालनी है, आप इस आर्टिकल टैग के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर फ्री टैग के अंदर आपने कंटेंट लिख दिया, इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, लाइक मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया इसके अंदर, मेरे को ये आर्टिकल लिखना था कंप्यूटर के बारे में तो मैंने लिख दिया, एंड आउटपुट, ठीक है। तो सेव किया, तो ये सारा कंटेंट इकट्ठे दिखाई देगा, उसको आर्टिकल टैग कहते हैं। ये नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, अच्छा शेयर करती हूँ फिर दिखाई देगा। देखिए नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ है और उसके बाद जो आपने कंटेंट लिखा वो लिखा हुआ है, तो ये कंसेप्ट आर्टिकल टैग कहलाता है। हालांकि अब ये कंसेप्ट है कि अगर आप आर्टिकल टैग नहीं भी लगाए तब भी ये चीजें लिखी हुई आएंगी, क्योंकि हमने तो H1 और P टैग के अंदर लिखी है, वो लिखी तभी भी आएंगी, बिना आर्टिकल टैग के भी लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आर्टिकल टैग से ये होता है, जब कितने सारे टैग्स आप एक साथ लिखते हैं ना, मतलब आप वेबसाइट बनाने के लिए कंटेंट लिखते चले जा रहे हैं और आर्टिकल टैग के बिना अगर आप कंटेंट लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा कि किधर आपने आर्टिकल लिखा है या किधर आपने यूजर से क्वेश्चन पूछा है या किधर आपने इमेज लगाने की कोशिश की। तो आप क्या कीजिए, आर्टिकल टैग के अंदर आर्टिकल टैग कीजिए, तो पता लग जाएगा नेक्स्ट स्टेप को कि आपने यहाँ पर इतनी दूर में आर्टिकल कुछ लिखने की कोशिश की है या आर्टिकल लिखा है कोई, तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल टैग लिखते हैं, कुछ आपको इमेज लगानी है आप इसके अंदर, मतलब कितने भी टैग इस टैग के अंदर हम लगा सकते हैं। आर्टिकल टैग पे अगर मैं CSS अप्लाई करूंगी तो H1 और P दोनों टैग पर तो CSS अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आ गया कंसेप्ट समझ में?
चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो मार्क टैग हो गया, डिटेल्स एंड समरी हो गया, आर्टिकल भी हो गया, फील्ड लेजेंड भी हो गया, फील्ड से तो लेजेंड। नेक्स्ट है हेडर और फुटर टैग। हेडर टैग हेडिंग के लिए यूज होता है, कुछ भी आप हेडिंग डालना चाहे, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया XYZ कंपनी सब, तो ये हेडर टैग होता है। और फुटर टैग के अंदर हम लोग फुटर लिखते हैं बेसिकली, लेकिन ये टैग एक्चुअली मतलब उतने ज्यादा काम के है नहीं। लाइक आप हेडर और फुटर आप बिना लिखे भी हेडर और फुटर डाल सकते हैं। हेडर और फुटर को बिना के टैग के बिना भी आप हेडर और फुटर डाल सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि हेडर, यहाँ पर हेडर तो होना टॉप चाहिए टॉप पे, लेकिन आप किधर भी लिखेंगे वो हेडर प्रिंट कर देगा, मतलब XYZ कंपनी को प्रिंट कर देगा। तो हेडर और फुटर के बिना भी प्रोग्राम चला सकते हैं आप, और हेडिंग डाल सकते हैं या फुटर डाल सकते हैं, और हेडर और फुटर के साथ में डालते हैं। कंसेप्ट वही है जैसा आर्टिकल के साथ था, कि हेडर टैग के अंदर अगर हेडिंग डालेंगे आप या हेडर डालेंगे अपने वेबसाइट का या वेब पेज का, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर आपने हेडिंग ही लिखी है। और फुटर टैग के अंदर अगर फुटर डालेंगे तो सब पता लग जाएगा दूसरी टीम को कि हाँ आपने इसके अंदर फुटर डाला है या इसके अंदर फुटर पे काम करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है, ऐसा नहीं है कि फुटर नीचे लगाएंगे तो ही चलेगा, फुटर आप किधर भी लगा दो तब चल जाएगा इसमें, ठीक है। ऑल राइट्स रिजर्व्ड ऐसे लिखा होता है फुटर में, तो इसको भी रन करा। ये आपका हेडर में मैंने XYZ कंपनी लिखा था वो आ गया, और फुटर में मैंने ऑल राइट्स रिजर्व्ड ये लिखा था वो दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेटा टैग। मेटा टैग इंपॉर्टेंट है। तो मेटा टैग ना हमेशा हेड में लगाया जाता है। हेड और बॉडी दो चीजें होती है ना, तो हेड में मेटा टैग लगाया जाता है। मेटा टैग मेन रोल प्ले करता है। वेबसाइट जब आप बनाते हैं ना, तो वेबसाइट इसीलिए बना रहे हैं ना ताकि यूजर उसको खोले या यूजर उसको सर्च करे। तो यूजर क्या क्या वर्ड डाल के आपकी वेबसाइट को सर्च कर सकता है, वो सारे टैग्स, वो सारे वर्ड्स, वो कीवर्ड बोला जाता है, वो सारे कीवर्ड्स आप ऑलरेडी मेटा टैग के अंदर डाल चुके हो। हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था कि ये काम ना SEO का होता है, मतलब SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का ये काम होता है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि मेटा टैग के अंदर वो कीवर्ड्स डाल देते हैं जिसके थ्रू कोई यूजर सर्च कर सकता है गूगल पे आपकी वेबसाइट। लाइक मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मेरा कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, XYZ करके मान लीजिए मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी सर्च करे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में, मेरी वेबसाइट खुलनी चाहिए उसके लिए, है ना। मेरी वेबसाइट टॉप पे आएगी, क्योंकि जो चीज टॉप पे आएगा वही चीज यूजर बात मतलब हमेशा खोलेगा। जो ऐसा नहीं है ना कि 10th पेज पे लास्ट पे जाके कहीं आ रहा है तो वहां जाके यूजर खोलता है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो जो टॉप पे आता है वही अब खोलते हैं। जैसे हमारे पास विकीपीडिया बार बार आता है टॉप पे, तो हम विकीपीडिया ही खोलते हैं, और किसी चीज में कंटेंट हम सर्च ही नहीं कर पाते या करते हैं। तो कंसेप्ट ये है। तो मेरे वेबसाइट का या मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है XYZ इंस्टीट्यूट। तो कोई अगर ये लिख रहा है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो भी मेरा XYZ वेबसाइट दिखाई दे, तो ये कीवर्ड बन गया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये कीवर्ड बन गया। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद हमने कहा कि बेस्ट इंस्टीट्यूट, कोई ऐसे सर्च कर रहा है बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर, तो भी मेरा ही वेबसाइट ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये दूसरा कीवर्ड बन गया, ठीक है। तो ये होते हैं कीवर्ड्स, मतलब कि जैसे यहाँ से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिल्ली, ये सब कीवर्ड हो गया। बेस्ट भी कीवर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। किसी ने लिख दिया कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्पेलिंग से कर लो, इन बेस्ट दिल्ली,
तो बेस्ट एक कीवर्ड हो गया उनके लिए। तो ये सारे कीवर्ड पहले से ही उस वेबसाइट में XYZ वेबसाइट में डाले गए और कहाँ डाले जाते हैं, तो ये डाले जाते हैं मेटा टैग के। ठीक है, तो जब आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करोगे या गूगल से स्पेस खरीद के गूगल पे डालोगे, तो यूजर जब भी सर्च करेगा ऐसे कीवर्ड्स डाल के, तो आपकी वेबसाइट जो है वहाँ ऊपर सबसे ऊपर फ्लैश होगी, या तो पहले नंबर पे फ्लैश हो जाएगी या सेकंड या थर्ड नंबर पे फ्लैश हो जाएगी, तो यूजर उसको खोल लेगा भाई। तो ये कंसेप्ट होता है और ये काम होता है SEO, और ये कहाँ किया जाता है, ये मेटा टैग के अंदर। ठीक है, आगे समझ में? करते हैं इसको भी। यहाँ मेटा हेड में ही लगता है मेटा टैग। मेटा लिखते हैं, मेटा टैग के और भी बहुत काम है, वो दिखा दूंगी, वो भी दिखा दूंगी। मेटा नेम लिखेंगे, कीवर्ड्स। हालांकि ये चीज तो नहीं चलेगी, लेकिन लिखते हैं ऐसे, क्योंकि हमारी वेबसाइट गूगल पे थोड़ी ना पब्लिश हो रही है जो कोई सर्च करेगा, तो लेकिन लिखते हैं ऐसे। फिर लिखेंगे कंटेंट और यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए आपको सर्च करना है, जैसे HTML CSS वगैरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में सर्च करना है। HTML है, CSS के बारे में आप पढ़ा रहे हैं अपनी वेबसाइट में, या XML के बारे में पढ़ा रहे हैं, या jQuery के बारे में पढ़ा रहे हैं आप अपनी वेबसाइट पे, तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी वेबसाइट पे पढ़ा रहे हैं तो ये सर्च करें और आपको ये दिखाई दे। ठीक है, तो कीवर्ड्स ऐसे दिए जाते हैं। ठीक है, ये कंटेंट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, जितना भी दिमाग में आ रहा है कि क्या यूजर सर्च कर सकता है, क्या क्या डाल के सर्च कर सकता है, तो ताकि मेरी वेबसाइट खुले, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मेटा टैग के लिए रिफ्रेश का काम करता है ये। ठीक है, HTTP रिफ्रेश, तो ये आपको मतलब इफेक्ट दिखाई दी जाएगा। कीवर्ड वाला तो इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। लिखूंगी कंटेंट और 5, यहाँ 5 का मतलब है 5 सेकंड, हर 5 सेकंड पे पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, वो रिफ्रेश होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि हर बार हर 5 सेकंड पे रिफ्रेश होने का मतलब होता है ना कि रीलोड हो रहा है, तो सर्वर से डाटा रीलोड होगा आपका हर 5 सेकंड अपने आप। तो ये भी काम करता है आपका मेटा। रन करा देते हैं इसको। देखिए रिफ्रेश हो रहा है हर 5 सेकंड में, इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। आप इधर देखिए, टॉप पे देखिए, यहाँ पर इस साइड पे नोटिस कीजिए, ये रिफ्रेश हो रहा है, पता लग जाएगा। देखिए ये देखिए, ये अपने आप रिफ्रेश हो रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं F5 नहीं प्रेस कर रही हूँ, ये अपने आप रिफ्रेश हो रहा है। दिख रहा है इफेक्ट? यस मैम। ठीक है, ये देखिए, तो ये होता है भाई मेटा टैग का कंसेप्ट। तो मेटा टैग मेनली तो कीवर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। आप रिफ्रेश वगैरह करने के लिए भी, कि हर 5 सेकंड में या जो भी टाइम आप सेट करें उतनी देर में यूजर से मतलब सर्वर से डाटा लोड हो जाए आके वापस से, तो हम लोग किसी रिफ्रेश का यूज करते हैं। ठीक है, मेटा टैग का यूज करते हैं। तो ये 2 काम बता दिए मेटा टैग के, और ये मेटा टैग हमेशा हेड में ही यूज करते हैं हम लोग। बताया कि हेड टैग जो पहले लोड होता है ना, बॉडी से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टैग में आते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये इतने टैग समझ में आए? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बाकी 2 लोग आए नहीं हैं और उनका रह जाएगा, फिर कहेंगे मैम मैडम। अभिषेक तो वो ट्रेवल कर रहा है इसलिए नहीं आया है, मेरे को कल अच्छा ही बोल दिया था वो। ठीक है, मैम बोल रहा था कि अगर आप मतलब ज्यादा ना भी हो पढ़ा तो उसके लिए बेटर होगा। चलिए देखते हैं जितना होता है। मैम कब तक चलेगी क्लास?
आज? अभी मैम मेरा फोन थोड़ा चार्ज नहीं है। अच्छा, अभी तो 9 बजे तक चलेगी। मैम मैं अभी एग्जाम देने आया था इसीलिए पूछ रहा था। अच्छा, मैम आज थोड़ा जल्दी कर देते हैं। किस चीज का एग्जाम है आज? इग्नू में? नो मैम नेवी का है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक दो टैग और बता देती हूँ, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद ये सेशन कर लेते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टैग है फिगर और फिग कैप्शन टैग। फिगर और फिग कैप्शन टैग क्या करता है कि कोई इमेज वगैरह आप लगा दिए हैं और इमेज के नीचे या ऊपर आप लिखना चाहते हैं फिग 1, और फिर जैसे फिगर 1 लिख के फिर हम लोग फिगर का नाम नहीं लिखते थे, जैसे स्कूल्स में साइंस की बुक हो गई या मैथ की बुक हो गई, इस तरीके से इमेज लिख के और नीचे उसके अंदर लिखा आता है कि फिगर 1 ये फिगर 1 है और इस पे इसका नाम। तो हमें भी ऐसे ही करना है कि इमेज लगा के इसके नीचे कंटेंट लिखना है। तो वो सारा कंसेप्ट आप फिगर और फिग कैप्शन टैग से कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये दिखाती हूँ एक बार, इसका प्रोग्रामिंग दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फिग, मतलब फिगर लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे एक इमेज डाल दिया। जो इमेज आप डालना चाहे वो यहाँ डाल सकते हैं, उसका हाइट भी सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिग कैप्शन, यानी फिगर का कैप्शन हमें लिखना है। उस फिगर का कुछ कैप्शन अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया फिगर 1, कैप्शन 1 और फिगर 2 पहले होगा, तो यहाँ पे हम लोग वो डाल सकते हैं। एक इमेज डाल देते हैं, तो इमेज मुझे यहाँ पर लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। इमेज लेकर आती हूँ, डेस्कटॉप पे मेरे पास इमेज रखी हुई है, इमेज हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया हमने इमेज, car.jpg, तो मेरी इमेज का नाम है car.jpg, बोल आ जाएगी लिस्ट में। इसको रन किया, मैंने नीचे फिग कैप्शन लगाया तो फिगर के नीचे फिगर 1 लिखा आएगा, और अगर हम ऊपर लगाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ आएगा, पर उसके साथ में ही लिखा हुआ आएगा। ये देखिए, ये इमेज बनी हुई है और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है फिगर 1। ये कंसेप्ट आप कह रहे थे, तो इस तरीके से लिखा आता है, जैसे स्कूल की कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए उसमें, ठीक है ना, साइंस वगैरह की, तो उसमें लिखा हुआ आता है कंसेप्ट कि ये फिगर बना रखी होती है और नीचे लिखा आता है फिगर 1 और फिगर का नाम लिखा हुआ आ गया कि ये इस चीज की फिगर है या उस चीज की फिगर है। तो आप नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। आ गया समझ में? इसका कोडिंग, नेक्स्ट एक और टैग कर लेते हैं, और ये है मैथमेटिकल नोटेशंस। अगर मुझे वेब पेज पे बनानी है, एक नया पेज ले लेते हैं, बहुत सारे टैग। एक मैं मैथ्स डेमो कर देती हूँ। तो मैथमेटिकल नोटेशंस बनाने हैं मुझे, जैसे अल्फा का साइन बनाना है, बीटा का साइन बनाना है, गामा का साइन या सिग्मा का साइन बनाना है। तो ये सारे साइन जो होते हैं, जैसे ये होता है सिग्मा का साइन, समेशन जिसको बोलते हैं, ये साइन हो गया। फिर अल्फा का साइन कुछ इस तरीके से होता है, फिर बीटा का साइन होता है। तो ये सबके तो कीबोर्ड में कीज है नहीं जो हम टाइप करें और वो स्क्रीन पर आ जाए। इसके लिए ना मैथमेटिकल नोटेशंस पहले से ही बने हुए, मतलब नंबर पहले से ही सेट है,
उसके थ्रू हम ये टैग्स बना सकते, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट बना सकते हैं। तो उसके लिए बनाते हैं, लिखते हैं मैथ एमएल टैग, मैथ एमएल टैग है, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग पहले से बने हुए सिंबल्स हैं ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, एम्परसेंड लगाएंगे, फिर हैश लगाएंगे, फिर नंबरिंग हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 960, जैसे ये नंबर आपको याद रखने होंगे कि किससे क्या बनता है। इसको चला दिया, देखिए इसको चला दिया तो स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको आउटपुट? ये सब पाई दिखाई दे रहा है। पाई का साइन है, हाँ पाई का साइन ऐसे ही बनता है, ठीक है। मतलब 960 लिखेंगे तो पाई का साइन बनेगा। मैम और मुझे, यस मैम देखा, है ना। बाकी साइज वाइज आप बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट लगा दो उस पे तो फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। फॉन्ट टैग लगा दीजिए, स्टाइल इसके अंदर आता है, फॉन्ट साइज। ठीक है, और सिंबल्स बना लेते हैं, ठीक है। जितने मेरे पास लिस्ट है एटलीस्ट उतना हम बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं हैश, सॉरी एम्परसेंड हैश 913, ठीक है। 913 से स्टार्ट है, ठीक है। ये अल्फा का साइन है एक्चुअली, ये ए नहीं लिखा हुआ, ये ग्रीक लेटर अल्फा का साइन है, ठीक है। कैपिटल अल्फा ऐसे ही बनाते हैं, स्मॉल अल्फा बनाने के लिए है 945। मैं सारा एक साथ ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो हैश एम्परसेंड हैश, ये कुछ नंबर्स हैं ये याद रखना पड़ेगा भैया, ठीक है। 914 से बीटा मैम बनेगा, टोटल कितने नंबर होंगे ये? है 5-7 नंबर मेरे पास लिखे हुए, ठीक है। मतलब होते बहुत सारे हैं बट इसमें इतना सारा दे रखा है, ठीक है। मैम और नोट्स में ये भी सेंड कर हाँ देना। हाँ नंबरिंग, हाँ नोट्स में है नंबरिंग है। उसके बाद मैं कुछ दिखा देती हूँ उसमें आपको, बाकी तो लिस्ट में लिखे हुए हैं मेरे पास। तो 945 से हम लोग वो बनाते हैं, 9 अल्फा बनेगा, ठीक है। उसके बाद 946 से बीटा बनेगा, उसके बाद गामा भी बनेगा इसी से 947 से गामा बनेगा, ठीक है। और एक और सिग्मा वाला दिखा देते हैं, सिग्मा के लिए 931 होता है, 9। बाकी लिस्ट में लिखा हुआ है, नोट्स जाएगा आपके पास तो उस पर लिस्ट उस पे देख, ठीक है। दिख रहा है, ये पहले जो दिख रहा है ए और बी, ये एक्चुअली अल्फा बीटा है, कैपिटल में अल्फा बीटा, ग्रीक में ऐसे ही लिखते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल में अल्फा बीटा गामा और समेशन। तो अगर हमें ऐसे सिंबल्स हमें बनाने हैं तो हम लोगों को ये ऐसे नंबर याद रखने पड़ेंगे, नोटेशंस याद रखने पड़ेंगे नंबर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है भाई। फिर ठीक है, 2 ही मिनट बचे, अब क्या नया अटैक कराएंगे, तो इतना रखते हैं आज। ये भेज दिया जाएगा, ओके मैं मैम। अपना भेज, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में, वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास है, उसमें आप लोग सब ज्वाइन करना, ठीक है।
चलिए तो इतना रखते हैं और मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ।